ठीक है, तो फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक है हमारा आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इसका ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं। सबसे पहले तो एक चीज की बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, तो डेफिनेशन देख लेते हैं उसकी। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, जिसको आप क्या नाम देंगे, रिएक्टेंट। और ये ध्यान रखेंगे कि रिएक्टेंट हमेशा जो आपकी रिएक्शन है उसकी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में होंगे एरो के। ओके, आर ट्रांसफॉर्म इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंस, जिसको आप क्या बोलेंगे, अब इन दोनों के मिलने से जो नई चीज बनेगी वो क्या कहलाएगी, आपका प्रोडक्ट कहलाएगी। तो सीधी सी बात है कि रिएक्टेंट क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा, दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग अलग होती है, सिंपल सी बात हो गई। आगे बढ़े, ठीक है। अभी जो आपकी रिएक्शन है, ये रिएक्शन शायद आपने 9th क्लास में पढ़ी है कि भाई मैग्नीशियम रिबन की अगर अपन रिएक्शन कराते हैं इन द एयर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक व्हाइट एशेस की फॉर्म में होगा, यानी व्हाइट कलर की क्या बनेगी, एशेस बनेगी। और व्हाइट कलर की क्या बनती है, यहाँ पर फ्लेम लगती है। क्लियर है, फोटो में आपको क्लियर दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। देखो, अब जब हम बात करें इस केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने की, तो सेकंड टॉपिक पे अपन जो चीज उठा रहे हैं उसका नाम है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ये सिंबॉलिक क्यों लिया हमने भाई, क्योंकि हमारे पास दो तरीके हैं किसी भी रिएक्शन को लिखने के। पहला तो है हमारे पास वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में देखो, आपने पूरा लिखा मैग्नीशियम, फिर पूरा लिखा ऑक्सीजन, देन आपको मिला क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको लिखने में एक ही चीज का हमें नुकसान है, वो ये है आपका टाइम। ये मोर टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को हम सिंबलाइज फॉर्म में लिखेंगे जिसमें हमें टाइम कम लगेगा। वो बात अलग है कि हमें हर एक वर्ड के लिए कुछ सिंबल याद करने पड़ेंगे। तो सिंबल क्या है हमारे मैग्नीशियम के लिए, Mg, फिर क्या है O2, फिर क्या है MgO। अब इसमें सब कुछ ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज है, वो ये कि ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस का मतलब क्या है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो है एरो के रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, उनका नंबर राइट हैंड साइड के मॉलिक्यूल से इक्वल में नहीं है। जैसे Mg एक है तो Mg तो एक है, लेकिन ऑक्सीजन दो है हमारे पास और इधर एक ही है, तो हो गया ना अनबैलेंस। अनबैलेंस इक्वेशन का एक और नाम होता है जिसको आप क्या बोलते हो, स्केलेटन रिएक्शन। ठीक है, या स्केलेटन इक्वेशन, याद कर लेंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। अब अगर हम बैलेंस इक्वेशन पे जाएं, तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है। आप क्या करें कि आप Mg के आगे भी 2 लगा दें और एज इट इज MgO के आगे भी 2 लगा दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास Mg कितना है, 2, और राइट हैंड साइड में भी कितना हो गया, अब 2। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन कितना है, वो भी 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी कितना हो गया, 2। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होती है वो एक चीज फॉलो करती है, जो क्वेश्चन आपसे 10th बोर्ड में पूछा गया है पहले भी, वो ये कौन सा लॉ है जो ओबे करता है आपका बैलेंस इक्वेशन। तो वो लॉ है आपका कंजर्वेशन ऑफ मास। मींस आप लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी रिएक्टेंट प्रोवाइड कराएंगे उतना ही मास आपको कहां मिलेगा, राइट हैंड साइड में। ओके, थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, पीछे चले जाते हैं, थोड़ा पीछे पढ़ लेते हैं किसने दिया क्या किया। ठीक है, किसने दिया था भाई, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मास तो दिया था, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मास एंटोनी लेवाइजर ने। ठीक है, ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे, इन्होंने दिया था। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं। क्लियर है। अब आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता क्या है, तो एक ही आइडिया बोलता है कि मास आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर या अदरवाइज भी। तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका टोटल मतलब क्या है, अगर हम फाइनली देखें तो सिंपल सी एक बात निकलती है कि टोटल मास जो है आपका रिएक्टेंट का, वही टोटल मास आपका क्या होगा, प्रोडक्ट का। तो देखें एग्जांपल में हमें दे रखा है हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हमारे पास, 2, ऑक्सीजन के भी कितने, 2। अब अगर हम यहां पर देखें H2O में, तो हाइड्रोजन तो हमें 2 मिल गया, लेकिन ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, सिंगल है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए? हमने हाइड्रोजन के आगे भी क्या लगाया? 2। लेकिन कब लगाया? जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया। तो पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑक्सीजन ज्यादा है, राइट हैंड साइड में उसको बैलेंस करने के लिए हमने उसके आगे क्या लगा दिया? 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 2। तो देखो हम कैसे करेंगे इस इक्वेशन को, H2O2 या हम लगा देंगे 2H2O। अब हम करने तो गए थे अच्छा, लेकिन एक बुरा भी करिया है। क्या बुरा करिया है? कि ऑक्सीजन तो हम बैलेंस करिया है, लेकिन हमने हाइड्रोजन को बिगाड़ दिया। किसको बिगाड़ दिया? हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास? 4 हो गए। तो हम यहां पर भी 4 करेंगे, तो ये हमने बैलेंस कर दिया। अब देखो हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है और ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, बन गया वाटर। क्लियर है? और यहां देखें, यहां एक गड़बड़ है, ये नहीं होगा, 2 नहीं आएगा। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। इसके बाद आपका मेन टॉपिक है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। क्या है भाई? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो आपको एक इक्वेशन दे दी उन्होंने H2 और O2 और H2, जो भी हाल मैंने आपको ब्रीफ में करा दिया। अब उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कैसे करेंगे? आपको स्टेप 1 में अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखे तो बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? बॉक्स। यानी आपको हर एक एलिमेंट के पहले बॉक्स बना देना है और जितने भी चेंजेस करने हैं इस बॉक्स के बाहर करना है। यहां पर दूसरे मेथड में देखें, हमको काउंट करना है एटम्स को, बोथ साइड्स, दोनों साइड्स काउंट कर लेंगे। काउंट करेंगे तो हमें रिएक्टेंट कितने मिल रहे हैं? 2। एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2। ऑक्सीजन भी कितने हैं? 2। लेकिन प्रोडक्ट्स में एक खेल हो रहा है, वो ये कि हाइड्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन हमें 1 मिल रहा है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले हमने बैलेंस ही किसको कराया? देखें आप, बैलेंस हमने ऑक्सीजन को कराया। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे ऑक्सीजन को? भाई लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 है, लेकिन हमें राइट हैंड साइड में भी कितनी चाहिए? 2। तो हमने क्या किया? H2O के आगे 2 लगा दिया। जब ये 2 इस O से मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2। लेकिन ये अच्छा करने के चक्कर में हम एक गलती कर बैठे कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हाइड्रोजन भी 4 हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा? 2। तो इसके बाद हम हाइड्रोजन को भी बैलेंस करेंगे। और देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कराया। देखो कर दिया बैलेंस। बैलेंस करने के बाद अब आपके पास हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है और ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आपको मिल गई है, वो है ये। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आएंगे अपन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। तो हमारे पास टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में मेन तो 4 हैं, पर अगर हम ओवरऑल देखें तो हम 11 रिएक्शन पढ़ेंगे अलग अलग टाइप की। ठीक है, तो हम पहली पढ़ लेते हैं इन 11 में से वन ऑफ देम। जो आपकी पहली है वो है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, नाम ही हमें सजेस्ट कर रहा है, नेम क्या सजेस्ट कर रहा है कि भाई यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनेगा। क्या बनेगा? तो हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस आप क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। उसके लिए एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, बाय हार्ट याद कर लें प्लीज। ये बार बार आएगा आपके, बहुत बार आएगा, चैप्टर 3 तक पीछा नहीं छोड़ेगा आपका ना। तो हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड और हमारे पास है वाटर। जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं आपस में तो हमें मिलता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम क्या कहते हैं? लाइम वाटर। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं तो चूना पानी या चूने का पानी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इस रिएक्शन में एक रिएक्शन का टाइप और मिल जाता है हमको, वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इसमें हीट रिलीज होती है। क्या होती है? अगर आपके घर में कोई पुराने दादा दादी या कुछ ओल्ड लोग जो आपके पड़ोस में रहते हैं, उनसे पूछना कि पहले जब हम पेंट किया करते थे तो चूने की पुताई किया करते थे बाहर, तो वो चूने को मटके में या समथिंग इसमें जो है उसमें पानी डालकर दूर हट जाया करते थे, क्योंकि काफी हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इसके अंदर से खूब हीट रिलीज होती है बहुत सारी। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारे लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो गई और एक्सोथर्मिक भी हो गई। अब जरा हम सेकंड की तरफ जाएंगे। सेकंड रिएक्शन क्या है हमारी? डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल कंपाउंड जो होता है आपका, वो ब्रेक डाउन कर जाता है। क्या कर जाता है? और ब्रेक डाउन करके वो 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस बनाता है। तो अगर हम देखें यहां पर, तो इसको करने के 3 तरीके हैं हमारी बुक के अंदर। कितने तरीके दिए गए हैं? पहला, हम किसी भी कंपाउंड को तोड़कर सिंपलर बना सकते हैं थर्मल यानी हीट देकर। हीट के लिए आपको सिंपल कौन सा याद रखना है? सिंपली ट्राइंगल। कौन सा याद रखना है? ऐसा।
ये ट्राइंगल, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं उसके बाद तो फोटोलिटिक यानी हम लाइट देकर भी कर सकते हैं। लाइट के लिए कौन सा सिंबल लेंगे हम, एच न्यू। कौन सा लेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी। तो सिंपल सी बात है, आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जब हम इसको हीट देते हैं तो इसमें से निकलता है हमको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। तो आपको थर्मल से पता लग गया डिकम्पोजिशन कर सकते हैं हम। अगला आते हैं हम AgCl और AgBr, दूसरी भी रिएक्शन आपकी बुक में दे रखी है, देखिएगा आप। तो AgCl पर जब सनलाइट पड़ती है तो उसमें आपको Ag अलग मिलता है और क्लोरीन अलग मिलती है। और ये फोटोलिटिक वाली जो आपकी रिएक्शन है, या आप इसका यूज पढ़ सकते हैं। यूज ये है कि इसको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम में लिया जाता था। अब आती है आपकी इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक का सिंपल सा मतलब हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे इसमें। तो जब हम वाटर को इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो हमें दो चीजें मिलती है, एक तो मिलता है हमें हाइड्रोजन और एक मिलती है हमको ऑक्सीजन। अब यहां पर हमको पता है कि हाइड्रोजन का नेचर जो होता है मोस्टली पॉजिटिव और ऑक्सीजन का नेगेटिव होता है। क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एनोड पर आपको कौन सी गैस मिलेगी, तो एनोड आपका पॉजिटिव होता है तो इस पर आपको O2 मिलेगी। और कैथोड पर आपको कौन सी मिलेगी, कैथोड पर आपको H2 मिलेगी। क्लियर है। फिर इसके बाद आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो यहां पर आप अगर गौर से देखें, Zn जो है आपका वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो Zn जो है आपका वो, या जिंक जो है आपका, वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। क्लियर है। तो मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव हमको कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए एक सीरीज होती है बच्चों। वो सीरीज क्या है, सीरीज देखें आप, जैसे कि ये पोटेशियम सोडियम। एक ट्रिक याद आ रही है मुझे, पढ़ी थी मैंने भी, किसी सर ने पढ़ाई थी यूट्यूब पे, वो देख लेते हैं अपन। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी और पिटी। तो अगर अपन देखें तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है आपका, तो पोटेशियम आपका ज्यादा रिएक्टिव है। और इसी के जस्ट बाद अपन देखें तो सबसे कम रिएक्टिव कौन है आपका, प्लेटिनम। तो पोटेशियम यानी कैटरीना, तो यहाँ पर सोडियम हो गया, यहाँ पर आपका जो है कैल्शियम यानी कार मांगी, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन हो गया, लेड हो गया आपका, और आपका हाइड्रोजन हो गया, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड और फिर पीटी। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ऊपर वाला जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है और नीचे वाला जो है कम रिएक्टिव है। अब अगर हम हमारी इक्वेशन देखें तो हमारी इक्वेशन में हमको एक तो मिल रहा है जिंक, मिल रहा है, और एक मिल रहा है कॉपर। अब सबको पता है कि कॉपर जो है वो नीचे है जिंक से, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव हो गया और कॉपर कम रिएक्टिव हो गया। तो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है आसानी से कौन, जिंक। इसलिए जिंक ने क्या किया, कॉपर की जगह ले ली और कॉपर को डिस्प्लेस कर दी। गॉट इट। अब अगला हम 4 टाइप देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि आपके कंपाउंड जो होंगे वो एक्सचेंज कर लेंगे अपने आयंस को और नए कंपाउंड बनाएंगे। तो यहां पर देखो हमारे पास सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है। तो आपका ये जो बेरियम है ये SO4 को ले लेगा और आपका जो Na है वो Cl को ले लेगा। तो दोनों ने अपने आयन को डिस्प्लेस कर लिया ना एक दूसरे से, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पर। इसका आयन इसके पास, उसका आयन उसके पास, तो बना आपके पास BaSO4 और बना आपके पास NaCl। इसका थोड़ा सा एक क्वेश्चन याद रख ले कि भाई BaSO4 जो होता है वो व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है, यानी व्हाइट कलर का पीपीटी होता है जो नीचे जम जाता है, कहां पर, बेस में, रिएक्शन के टाइम पर। अब जब मैं आपको इसकी एक्टिविटी कराऊंगा तो एक्टिविटी आप याद रखिएगा 1.2, उसके बारे में थोड़ी डिटेल से बुक के अंदर देखिएगा, आप बात की गई है और हम भी करेंगे डिटेल में उसके बारे में बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आती है आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स को पढ़ने से पहले हम दो चीजें और पढ़ेंगे, और वो दो चीजें क्या है, एक तो है आपकी ऑक्सीडेशन। क्या है आपकी ऑक्सीडेशन? का सिंपल सा मतलब है कि हमें ऑक्सीजन को गेन करना है। क्या करना है? या तो ऑक्सीजन को गेन कर लें हम, सिंपल सी बात है। और अगर हम रिडक्शन की बात करेंगे तो रिडक्शन का सिंपल सा मतलब है कि हम ऑक्सीजन को लूज कर देंगे। क्या कर देंगे? लूज कर देंगे। गॉट इट? तो ऑक्सीजन को गेन कर लें और तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन को लूज कर दें तो रिडक्शन। पर अगर ऐसा है कि कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें ये दोनों काम हो रहे हैं, तो फिर उस रिएक्शन का हम नाम दे देंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम दे देंगे?
अब अगर गौर से देखें तो इसके अंदर दोनों हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कैसे हो रहा है भाई? H2 के पास कोई ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन यहां मिल गई उसको, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और कॉपर ऑक्साइड के पास पहले कोई एक ऑक्सीजन थी जो चली गई, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो इस पूरे के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अब गौर से देखें आप एक चीज, क्या कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर कॉपर बना है क्या? हाँ बना है। तो बनाया किसने? H2 ने। तो ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। H2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। गॉट इट? और अगर आप देखें H2 जो है वो आपका H2O बन रहा है क्या? हाँ है, बन रहा है। तो किसने बनाया? CO ने। तो ये क्या है आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है आपका ये? ठीक है भाई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, है ना। अब अगर हम बात करें कि कौन सी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो होती है वो चेंज होती है, कैसे चेंज होगी भाई? दो तरह की रिएक्शन हमारे पास, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। एक्सो में वैसे हम ऐसे समझ लें इसको, एग्जिट समझ लें इसको, यानी एग्जिट, और थर्मिक यानी हीट, जिसमें हीट निकलेगी, जिसमें हीट रिलीज होगी, वही क्या कहलाएगी? आपकी एक्सोथर्मिक। तो देखो हम कोयले को जला रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो CO2 निकल रही है और हीट निकल रही है, लाइट भी निकलती है, स्मोक वगैरह, एशेस वगैरह रिलीज होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब यहाँ पर हम कर लें इसको एंटर, और थर्मिक यानी वही सेम, क्या कहते हैं, हीट, जिसमें हीट एंटर कर जाए, इंसर्ट हो जाए। तो एब्जॉर्ब्ड, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो यहाँ पर आपके पास N2 और O2 है, और हीट दिया आपने तो क्या बना? 2NO। क्लियर है? और देखते हैं आगे ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो उसमें देखिए हमारे पास क्या क्या है, कैसे पता लगेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, अभी हमने CO2 निकलवाई थी अगर आपको याद हो तो, कैल्शियम कार्बोनेट में से, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, वो भी हमने क्विक लाइम के अंदर जब पानी मिलाया था तो लाइम वाटर बना था तब। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में करा हमने। चेंज इन कलर वो एसिड बेस में देख लेंगे हम। और चेंज इन स्टेट्स, जैसे कि आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, जैसे इसमें चेंज स्टेट हो जाती है वगैरह वगैरह। जैसे आप एक एग्जांपल ले लें चेंज इन स्टेट्स के अंदर, कोई एक एग्जांपल ऐसा जिसके अंदर लिक्विड जो है वो सॉलिड के अंदर चेंज हो रहा हो, या सॉलिड जो है, जैसे आप वो नेफ्थलीन बोल्स वाला ले लें जो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये भी चेंज इन स्टेट्स ही है, ठीक है। फिर आता है अब आपके पास कोरोजन और रेंसिडिटी, ये फाइनल टॉपिक है हमारा, इसको देख लें एक बार। कोरोजन का सिंपल सा मतलब है कि स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स। एयर और मॉइस्चर का होना जरूरी है, तभी जाकर आपका मेटल क्या होगा? डिग्रेड होगा, जिसको हम कोरोजन या जंग लगना बोलते हैं। और इसकी एक और टर्म है, आप जिसको क्या बोलते हो? रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको बचा कैसे जा सकता है? पेंटिंग कर दें, ऑयलिंग कर दें। गैल्वेनाइजेशन का सिंपल सा मतलब है हम जिंक की कोटिंग कर दें, अलॉय बना दें, हम मिक्स कर दें उनको दूसरे मेटल्स के साथ, ये हो जाएगा। ग्रीसिंग कर दें, ठीक है। रेंसिडिटी फाइनल रिएक्शन है आपकी, ये क्या करती है? जो भी आपके फैट और ऑयल जिन भी आपके फूड्स के अंदर है, उनके अंदर अगर ऑक्सीजन चली जाती है तो उनको ऑक्सीडेशन हो जाता है, फिर उनकी स्मेल जो होती है वो थोड़ी खराब हो जाती है, और टेस्ट भी उनका थोड़ा खराब हो जाता है। इसको हम देसी लैंग्वेज में समझे तो अगर आप चिप्स देखते हो तो कहते हो इस चिप्स पे तो तेल चढ़ गया है भाई। तो तेल चढ़ने का मतलब ये कि उसके फूड के अंदर मौजूद जितना भी फैट और ऑयल था उसने रिएक्शन कर लिया ऑक्सीजन से, अब उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहा, खाने लायक नहीं रहा, ठीक है। इसको बचाएंगे कैसे? हम एंटीऑक्सीडेंट से बचाएंगे, एयर टाइट कंटेनर से बचाएंगे, रेफ्रिजरेशन से बचाएंगे। इसके अलावा आप चिप्स की जितनी भी वो देखते हैं पैकेट्स, उसके अंदर थोड़ा सा गैस भरी रहती है, कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस वगैरह भर देते हैं, जिससे क्या होगा? ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं जाती, 6 महीने की उसकी शेल्फ लाइफ हो जाती है, ठीक है। तो ये थी आपकी रिएक्शंस। और इस रिएक्शंस के अंदर हम एक चीज और देख लेते हैं। देखो भाई, रिएक्शन में हम ये देख लें कि भाई हमने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी। तो पहले कौन सी पढ़ी हमने? कॉम्बिनेशन। फिर कौन सी पढ़ी हमने? डीकम्पोजिशन। फिर कौन सी पढ़ी हमने? डिस्प्लेसमेंट। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, हो गए 4। देन इसके बाद कौन सी पढ़ी हमने? ऑक्सीडेशन। फिर पढ़ी हमने रिडक्शन। फिर पढ़ी हमने रेडॉक्स। गॉट इट? कितनी हो गई? 7। 7 के बाद हमने पढ़ी एक्सोथर्मिक, फिर हमने पढ़ी एंडोथर्मिक, पढ़ी ना। और इसके बाद हमने 2 रिएक्शन पढ़ी जिसमें हमने पढ़ा कोरोजन और पढ़ी रेंसिडिटी।
ये हमारी 11 टोटल रिएक्शंस हैं। ये थोड़ा ब्रीफ था और इसको और डिटेल में करेंगे हम बच्चों। और थोड़ा सा होमवर्क आप देख लें यहाँ पर, 2 टर्म और बताता हूँ। प्रेसिपिटेशन तो मैं बता चुका हूँ पीपीटी। कैटलिस्ट और देख लें आप। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो स्पीड अप कर देता है किसी भी रिएक्शन की, और वो कंज्यूम भी नहीं होता रिएक्शन में, यानी मिलता नहीं है, ठीक है, उसे कैटलिस्ट बोलते हैं अपन। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखो आप, आपके पास एक तो आपको ये बैलेंस करनी है क्वेश्चन, जिसमें इंपॉर्टेंटली करना है आपको, ये वाला आपकी बुक में भी दे रखा है ना, ये वाला, ठीक है। कोरोजन मैंने पढ़ा दिया आपको, और साथ में उसके प्रिवेंशन के 2 मेथड भी बता दिए। ये रिएक्शन से आपके सामने इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप की रिएक्शन है। गॉट इट बच्चों? फिर आगे और फर्दर करेंगे पढ़ाई। तब तक के लिए बाय बाय।